हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित चौहान और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ज्योग्राफी के लेक्चर्स। वेलकम टू यथार्थ आईएएस। ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 1। स्टार्ट करेंगे हम ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन से। अच्छा, ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे आपका ज्योग्राफी बाकी सब सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। Geography as a discipline, it is a multi-dimensional discipline which have touch in every subject, and today is the topic in which we are going to read about this. If we see the past papers of UPSC from 2013 till 2022, we have seen that geography has been a consistent subject. Although there is a time when जब geography आपका थोड़ा सा नीचे गया था, जब geography के almost जब ज्योग्राफी हैज ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन पर ईयर, एंड बिफोर दिस इन 2016, 2013, 14, 15, 16 we have seen that geography has been consistent with its question. There are almost 6 to 8 questions every year. So this is holding a very big margin in UPSC, and in these are the questions which are direct. And if we see the indirect question, then we can solve almost 13 to 14 questions from geography knowledge, like from international relation. If we see there are many questions related to location. So we have seen so many questions which are related to locations which are coming in UPSC, and we can solve those questions from our geography knowledge. So this is the thing. And in during the time of 2017 to 2018-19, this is the time period when geography is getting almost 4 to 5 of its like area. ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आ रहे थे. बट इफ वी सी इन लास्ट 2 to 3 years, they are almost 10 to 13 questions, 10 से 13 क्वेश्चन. नाउ यू कैन टॉक अबाउट दिस. देयर आर सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी. ओके, सो एग्रीकल्चर से देयर आर ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन. नाउ एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी. अगेन यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस ओनली विद द ज्योग्राफी नॉलेज. सो दीज आर द क्वेश्चंस which are holding a very big margin for your success. So that's why geography is important. Now what will be our approach? हमारा approach क्या रहने वाला है towards geography? As these are the NCERT classes. Just a minute. So ये NCERT के lectures हैं. अब NCERT के lectures you must have seen on YouTube as well. YouTube पे what teachers have done, they have started from class 6th and they are going towards class 12th. क्लास 6 से उन्होंने स्टार्ट किया चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे वो कर रहे हैं. और ऐसे ही क्लास 12th का आपका चैप्टर 1, 2, 3. अब हम ऐसे नहीं करने वाले. हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है? और अप्रोच इज वेरी डेफिनेट. हमारा अप्रोच होगा फ्रॉम स्टार्टिंग. कहां से आपको स्टार्ट करना है? वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज ज्योग्राफी. ज्योग्राफी एक्चुअली है क्या. फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका दैट इज ओरिजिन. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, अर्थ का ओरिजिन क्या हुआ है. वी विल टॉक अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी. देन हम बात करेंगे हाइड्रोलॉजी. वी आर गोइंग फ्रॉम इन अ वेरी डेफिनेट डायरेक्शन. हम कोई ऐसा नहीं है एफएजआर मैनर में एक बार ओरिजिन पढ़ लिया, फिर उसके बाद लोकेशंस पढ़ लिए, फिर उसके बाद दोबारा से क्लास 11th में आएगा जी जो ओरिजिन आ रहा है अर्थ का. तो नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट. वी आर गोइंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. ओके, यू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ज्योग्राफी. व्हाट इज ज्योग्राफी and how it originated. Okay, first question arises, why should we study geography? भाई पढ़ना ही क्यों है ज्योग्राफी? हाँ, तो हमें पढ़ना ही है क्यों है ज्योग्राफी. देखो, ज्योग्राफी हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि ज्योग्राफी हैज हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स. इफ यू सी ज्योग्राफी, तो जब से यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है तब से आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है. From the origin of humans, we added one more line to it, one more direction towards the geography, that is human aspect. We have added one more aspect. Then we will see what are the human impacts on geography and what are the impacts of geography on humans. ठीक है, humans के कैसे लाइफ पे आपके geography का impact रहा है. So if we see our ancestors, एंसेस्टर्स हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस, अर्ली फॉर्म ऑफ ह्यूमंस की, जो हमारे सेपियंस थे, होमो सेपियंस थे. दोज
उन एंसेस्टर्स की हम बात करें, एंड दोज एंसेस्टर्स वर टोटली रिलाई ऑन द ज्योग्राफी ऑफ एनी एरिया. यू हैव एवर हर्ड कि लाइक ह्यूमन सेटलमेंट मोस्टली कहां पे रहे हैं. आप अगर कभी भी ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात करें तो आप हमेशा बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की. उससे पहले भी बहुत सारे सेटलमेंट्स रहे हैं, दोज वर नॉट दैट मच प्रोमिनेंट, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, आपके येलो रिवर सिविलाइजेशन, ये जितनी भी सिविलाइजेशन है दे ऑल आर डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफी. जहां पे भी आपकी रिवर्स थी, हमारे एंसेस्टर्स ने उनके पास रहना प्रेफर किया. क्यों रिवर्स के पास? क्यों? बिकॉज दे हैव रेडिली एक्सेस टू द वाटर, एंड वाटर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट नीड फॉर एनी ह्यूमन. फिर उसके बाद रिवर्स के आसपास आपको बहुत सारे प्लांट्स मिल जाते हैं. अब डेजर्ट्स में तो ऑफकोर्स सी बात है प्लांट्स नहीं मिलेंगे. सो प्लांट्स हमें किस चीज के लिए चाहिए? वी नीड प्लांट्स फॉर सर्वाइवल, वी नीड प्लांट्स फॉर फूड, वी नीड प्लांट्स फॉर आवर to make homes. So these are the things, and these all can be happened just because of geography. अगर आपको geography की अच्छी knowledge है then only you can know कि हमें कहाँ पे रहना है. So ये ancestors ने geography को बहुत अच्छे से समझा, इसलिए आज हम survive कर रहे हैं, है ना. But after this when we advanced, जब हम advance हुए, हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेके आए, ठीक है, हम बहुत सारी डेवलपमेंट लेके आए. सो वी गेट टू नो नहीं यार, हम विदाउट ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी का वो जो इम्पैक्ट था दैट गेट रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस ऑफ ज्योग्राफी. लाइक वी नीड टू फर्स्ट इन अर्लियर स्टेजेस वी नीड टू लिव नियर बाय रिवर्स ओनली. बट नाउ इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ इजराइल, ठीक है, इजराइल, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूएई, if you take the example of Saudi Arabia, all these are the countries which are today don't have the rivers or that much rivers and don't have the water resources at the level as India have. So India के पास जितना water है वो इनके पास नहीं है, but they are still thriving, they are still surviving just because of technology and just because of development. ठीक है, अब यही वेरिएशन हमने यहां पे देखे कि वेरिएशंस क्या क्या थे. I have told you variations क्या क्या थे. Variations like first हम इस एरिया में रहना सीखे. The areas which are covered with ice, we don't have that much bigger homes, we don't have heaters, we don't have hot water, so we survived in these environment through our geographical knowledge. अब इससे क्या होता था, during the time of winters these humans tends to migrate from the higher latitudes towards the lower latitudes. ठीक है ना, हाई लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ आ जाते जहां पे आपके गर्म इलाके होते थे. ठीक है, बट आज की डेट में वी हैव मेड सो मच डेवलपमेंट दैट वी कैन सर्वाइव इन दीज एरियाज इन अ वेरी बेटर मैनर. अगेन in these areas we have survived on grasses, we have survived on plants, we have survived on animals, but due to advancement we have now shifted our agriculture areas to the far lands and to the hinterlands, in between the areas जहां पे हम ज्यादा जाते नहीं है, तो हमने अपने एग्रीकल्चर टाउन से बिल्कुल शिफ्ट कर दिया, हमें उनकी जरूरत नहीं. सो दीज आर द वेरिएशंस ओवर द टाइम विच वी हैव सीन इन आवर ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, वेयर इट गेट स्टार्टेड. सो इफ वी टॉक अबाउट द ज्योग्राफर्स, हु आर द फर्स्ट ज्योग्राफर्स? द ग्रीक्स. The Greek scholars were first known as the geographers of the world. They were the first peoples who have you can say you have researched over geography, and they have researched a lot over geography as they have the recorded history. So Eratosthenes was the first person who devised the term geography. ठीक है, and he said geo means earth. Okay, and what is graphy? Graphy means that is learning or education or knowledge, or you can say the knowledge of earth. So we call it a knowledge. When we research about geography, when we learn about geography, we call it as a whole term a geography. So Eratosthenes was the first person, was a Greek scholar who invented the term geography in the year 276 to 194 BC. That is almost 2000 years ago, 2200 years ago. ठीक है, and geography as a discipline has a combination of spatial synthesis as well as temporal. So what is this spatial synthesis? Spatial means space. Like if we are living in India
and we are talking about USA. So this is the space, this is a gap of space. Area from one place to another is called space. And temporal means time. So geography has both combination, both synthesis, that is space as well as time. Whenever we talk about geography and we are learning anything in geography, so we are going to talk in space as well as in time manner. ओके कि हम डिफरेंस देखेंगे कि इंडिया की सॉइल जो है वो यूएसए से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. इंडिया कितना पुराना है, यूएसए कितना पुराना है, यूएसए जो है कितने टाइम पहले बना है, इंडिया कितना टाइम पहले बना है. ऐसे ही हम देखेंगे मेडागास्कर हो गया या फिर जो नए नए आइलैंड्स हैं, आर दीज द न्यूअर आइलैंड्स और ये इंडिया से पुराने आइलैंड्स है. तो हम वो सब चीज़ भी जानेंगे. तो ये क्या हो जाता है, ये आपका स्पेस और टाइम का जो सिंथेसिस है वो ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है. ओके अब ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, ज्योग्राफी ये क्या माना गया है, दिस इज अ अबॉर्ड ऑफ ह्यूमंस. अबॉर्ड ऑफ ह्यूमंस मतलब अगर आप पूरे यूनिवर्स में देखें, हम यूनिवर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, अगर हम पूरे यूनिवर्स में देखें तो अर्थ एक लौता प्लेनेट है जहां पे आपको ह्यूमंस दिखाई देंगे या फिर जहां पे आपको लाइफ दिखाई देगी. और यहाँ पे आपको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी होती हुई दिखाएंगी. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब जो ह्यूमन से रिलेटेड है. एंथ्रोपोलॉजी किससे रिलेटेड होती है, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस. ऐसे ही ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ. तो ये एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमंस. और ह्यूमंस के जितने भी वर्क्स हैं ओवर द अर्थ वी कॉल दीज एज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ओवर द अर्थ. हम अर्थ पे जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं. ओके अगर हम इंटीग्रल डिसिप्लिन की बात करें, ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रल डिसिप्लिन, तो हमने ये पढ़ा कि ये एक सिंथेसिस है. ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस. इसमें दोनों ही सिंथेसिस, स्पेशल सिंथेसिस एज वेल एज हिस्ट्री. हिस्ट्री मीन्स टाइम, टेम्पोरल सिंथेसिस. तो ये टेम्पोरल सिंथेसिस में अगर आप यहां पे देखें तो ये आपको दो लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं एंड अ रिवर फ्लोइंग इन दिस लैंडफॉर्म. ओके सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्लेस, अ रिवर इज flowing. So what is happening over the years, over the almost 1,000 years, lakhs years or millions years, this river has eroded this area. What do you mean by erosion? Erosion is deformation of landform. जब आपका लैंडफॉर्म हम डिफॉर्म करते चले जाते तो ये रिवर जो है वो धीरे धीरे इस लैंडफॉर्म को काटती चली जा रही है साइडों से. तो अब देखेंगे ओवर द टाइम ये जो लैंडफॉर्म है ये नीचे की तरफ चला गया है. वो रिवर जो है वो इसको गहरा करती चली गई है. तो हमने ये क्या पढ़ा, ये इस स्पेस में द इंपैक्ट ऑफ रिवर ओवर द टाइम. ठीक है, इस रिवर का ओवर द स्पेस की भी हमने बात करी और यहां पे टाइम की भी बात करी. ऐसे ही इधर आप देखें तो दिस इज द शी शोर और ये आपकी क्या हो जाती है यहां पे क्लिफ. तो व्हेन द वेव्स हैव इरोडेड दिस एरिया ओवर द टाइम पीरियड, सो दिस हैज टर्न्ड इनटू दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स. इनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ऐसे ही अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें, सॉरी, तो ग्लेशियर्स में अगर आप देखें तो व्हेनेवर द स्नोफॉल्स, तो स्नोफॉल्स ओवर द लैंडफॉर्म. ठीक है, और लैंडफॉर्म्स में जब भी ये स्नोफॉल होती है तो स्नोफॉल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गेट्स डिसेंड इनटू द लो लाइन एरियाज. और जैसे ही ये डिसेंड होगी तो अपने साथ ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर अपने साथ नीचे लेती हुई आएगी. तो अ बोल्डर विच हैज बीन प्लेस्ड ओवर हियर सम ईयर्स अगो नाउ हैज मूव टुवर्ड्स दिस एरिया एंड दीज आर कॉल्ड द मोरेन्स. हम ये पढ़ेंगे सब, आप इन आज की चिंता मत कीजिए. आज क्या है, आज हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एक्चुअली है क्या. सो हमने ये चीजें जानी. ऐसे ही ये केव जो है हम इनको भी जानेंगे कि केव सिस्टम कैसे फॉर्म होता है, व्हाट इज दिस स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स, बहुत सारे कास्ट टोपोग्राफी क्या होते हैं, वो सब अभी आपको कोई भी चीज ध्यान रखने की जरूरत नहीं. आप सिर्फ आज ऑब्जर्व कीजिए कि एक्चुअली ज्योग्राफी है क्या है एंड ओवर द स्ट्रेच ऑफ 45 to 50 लेक्चर्स हम ज्योग्राफी को कैसे कवर करने वाले हैं. ओके सो स्पेशल डिस्टेंस की हम बात करते हैं. स्पेशल डिस्टेंस एज अ फैक्टर टू अल्टर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. अब इसमें आई हैव ऑलरेडी गिवन यू सो मेनी एग्जांपल्स. ओके सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन. ओके सो वी हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स. सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि जब आपके यूरोपियंस इंडिया में आए और इंडिया में इन्होंने इंडिया का रास्ता ढूंढा, सो दे हैव मूव्ड लाइक दिस एंड दिस इज द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी which let them come to India and search India. अब इंडिया बहुत पुराना था, ऐसा नहीं है इंडिया आज का देश है या फिर 150-200 साल पुराने आया है, पहले आया है. इंडिया बहुत पहले से था, लाखों करोड़ों साल पहले से है.
तो ये यूरोपियंस क्या थे एक्चुअली, इन्होंने रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पाथ ढूंढा टुवर्ड्स द इंडिया. सो दिस इज बिकॉज ऑफ नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी. ऐसे ही व्हेन दे हैव कोलंबस हैज मूव फ्रॉम यूरोप टू यूएसए, तो ही हैज सर्च द यूएसए. सो दिस इज द ज्योग्राफी विच विल लर्न. अब ऐसे ही अगर हम इस स्पेस में, क्योंकि हम स्पेशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल डिस्टेंस टू अल्टर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. अब यही जो डिस्टेंस है वो ओवर द टाइम पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री चेंज करता चला जाएगा. जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, सो इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल लोकेशन और दिस एरिया एज अ नेम ऑफ ज्योग्राफी लोकेशन हैज बीन ऑन दिस प्लेस ओनली फ्रॉम लास्ट करोर्स ऑफ ईयर्स. ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स से ये यहीं पे है. बट द नेम हैव चेंज्ड ओवर द टाइम. अर्लियर दिस वॉज नोन बाय सम अदर नेम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके राजाओं का शासन रहा, तो यहाँ पे क्या है, इसका नाम अलग अलग नामों से जाना गया. बट नाउ इट हैज बीन नोन बाय द नेम ऑफ इंडिया. बट ज्योग्राफी जो है वो यहाँ पे हमेशा से रही है. जो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो इसका नेचुरल एस्पेक्ट है, वो हमेशा से ही रहा है ना. तो वी नो कि इंडिया जो है वो एक इक्वेटोरियल कंट्री है. ठीक है, तो इंडिया को अगर हम देखें तो ये आपका आ जाता है इक्वेटर. दीज आर द ट्रॉपिक्स. ठीक है, दीज आर द ट्रॉपिक्स. तो इंडिया क्या है, आप देखेंगे कि इंडिया इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है. तो यहां पे आप देखेंगे इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है. सो दिस इज अ ट्रॉपिकल कंट्री. तो हम इसके बारे में जानेंगे स्पेशली कैसे ओवर द टाइम हिस्ट्री चेंज होती हुई आई है. हम ये भी जानेंगे जो आज मैप आज देख रहे हैं आप, क्या वो शुरू से ही ऐसा था या फिर ये मैप भी चेंज हुआ है. क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग थिंग कि अगर एक पूरा मैप ही चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया का ही नक्शा चेंज हो जाए तो कैसा लगेगा आपको. मैं अगर बोलूं अर्थ जो इंडिया है, इंडिया इसको हम कभी जानते थे बाय द नेम ऑफ गोंडवाना लैंड. ठीक है, तो गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड कभी किसी टाइम पे हुआ करता था आपका इस जगह पे. ठीक है, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, दिस इज लैटिन अमेरिका. लैटिन अमेरिका मीन्स जो आपका सदर्न अमेरिका है, सदर्न अमेरिका हो गया. ये आपका अफ्रीका वाला पार्ट हो गया. दिस इज मेडागास्कर. मेडागास्कर भी कहां पे था, दिस इज टुवर्ड्स द साउथ पोल. ऐसे ही अगर हम इंडिया देखें तो इंडिया हैव ट्रेवल्ड अलॉट. भाई इंडियंस को घूमने का बड़ा शौक है, तो इंडिया ने बोला अब हम थोड़ी लंबी दूरी तय करते हैं, और इंडिया ने जो है यहां से दूरी तय करने की. एंड ओवर द ईयर्स, ओवर द मिलियन ईयर्स, इंडिया हैव मूव फ्रॉम सदर्न पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ. ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कभी एक टाइम पे यहाँ पे हुआ करता था. तो अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ के देखें तो आप ये देख पाएंगे यहाँ पे ये जो इंडिया का हिस्सा है, दिस हैज बीन अ परफेक्ट मैच टुवर्ड्स दिस. ठीक है, तो इंडिया कभी किसी टाइम पे इस एरिया का हिस्सा था. ऐसे ही अगर आप इसे नोटिस करो तो ये वाला जो कट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑफ सदर्न अमेरिका, ये अगर आप इसमें फिट करने की कोशिश करो तो ये आपका यहाँ पे परफेक्टली फिट हो जाएगा. तो आप यहां पे जान पाएंगे कि भाई ओवर द टाइम और ओवर द स्पेस कितना बड़ा स्पेस, दिस हैज बीन अ 1000 किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एरिया. एंड ये ओवर द स्पेस क्या है, पूरा मूव हो चुका है. तो हमने यहां पे दो एस्पेक्ट पढ़े, एक तो आपका स्पेस का एस्पेक्ट एंड दिस इज द ओवर द टाइम, कितने टाइम पीरियड में हमारा ये जो चीजें हैं वो मूव हुई हैं. ओके, दिस इज द स्पेशल डिस्टेंस विच हैज बीन ट्रेवल्ड बाय अर्थ ओवर द टाइम. ओके ओके, सो अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की. आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग लाइक ज्योग्राफी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, दैट इट हैज ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी हैज इट्स इसका जो जुड़ाव है ज्योग्राफी का, दैट हैज बीन टू एवरी सब्जेक्ट और दैट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ. ठीक है, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट से इसका जो है लिंकेज रहा है. तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी हैज इट्स लिंकेज विद द सॉइल ज्योग्राफी. जो आपकी सॉइल ज्योग्राफी है वो अगर आप एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो आप किस नाम से पढ़ेंगे, दैट इज पीडोलॉजी. पीडोलॉजी इन इटसेल्फ इज अ सेपरेट सब्जेक्ट. अगेन हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी अगेन इटसेल्फ इज अ सेपरेट सब्जेक्ट. एंड दिस ज्योग्राफी, दिस हाइड्रोलॉजी इन ज्योग्राफी इज नोन एज द ओशन ज्योग्राफी, ओशनोज्योग्राफी. ऐसे ही आपका मेट्रोलॉजी आ जाता है. मेट्रोलॉजी इन इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. आपका पूरा अर्थ पे हो गया, इंडिया के ऊपर क्या क्या आपके क्लाइमेट चेंजेस होते रहे हैं ओवर द टाइम, वो ये पढ़ता है मेट्रोलॉजी. बट इसी को अगर हम ज्योग्राफी के टर्म्स में जाने तो ये हो जाएगा आपका क्लाइमेटोलॉजी. तो देयर हैज बीन अ डिबेट कि ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी है दैट इज अ फिजिकल ज्योग्राफी और अ नेचुरल साइंस.
because geography has its linkage with every subject. As we talk about botany, so this is a phytogeography. Zoology, this is zoo geography. Ecology, that is human ecology, the linkages of humans towards the ecology. Ecology in itself has never been studied. If humans were not there, then ecology cannot be a subject. So we relate it with the human ecology, the relation between the humans and the natural aspects of the earth, the natural aspects of the environment. तो environmental science आपका यहाँ पे हो जाता है, ऐसे इसको हम बोल देते हैं environmental geography. So ऐसे आपके जितने भी subjects हैं, when we learn them over the spatial, when we talk about the spatial pattern, so इसको हम बोल देते हैं आपका that is spatial geography, and ये आपके हर जगह पे दिखाई देगा. जैसे demography in itself is a subject, but इसको हम बोल देते हैं population geography. तो ऐसे ही आपके सारे subject यहाँ पे हो जाते हैं. और इन सब्जेक्ट्स को ही हमें जब ज्योग्राफी के स्पेशल एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, जैसे कि आप समझें कि पॉलिटिक्स क्या पूरी दुनिया में एक है? नहीं है. क्या सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में एस्टेब्लिश जो हैं वो क्या उन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा कर रखा है? नहीं कर रखा है. हर स्टेट में, एवरी स्टेट हैव इट्स ओन पॉलिटिकल पार्टी, एवरी स्टेट्स हैव देयर ओन एथनिक डाइवर्सिटीज. एथनिक डाइवर्सिटीज मतलब आप लोगों के चेहरे में फर्क नजर देख पाएंगे, आप लोगों की एथनिसिटी में फर्क देख पाएंगे, पहनावे में फर्क देख पाएंगे, एंड देयर लैंग्वेजेस, देयर डायलेक्ट्स, देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन one area and another area. And when we learn the spatial differences, like the language which has been spoken in UP cannot be spoken in the Tamil Nadu. So the language which has been spoken in Tamil Nadu is not spoken in the northeast part of India, and the language which is spoken in northeast part of India cannot be spoken in the western part of India. ठीक है, तो आप समझ रहे कि there is a spatial difference. So we have seen this in terms of language. ऐसे ही आपका political aspect हो जाता है. When we talk about political aspect, so if we talk about NDA government is not available in all the states, and we will learn about this in political geography, political science जिसे हम बोलते हैं. ऐसे ही आपका यूपी अगर गवर्नमेंट है, that is not present in one single state, they are present in so many states. So we will learn those things कि how people choose their political party over the time, what they have their mindset. ऐसे ही आपका होता है आपका that is food which is available in the sea line areas, the near the shores, is not available in the hinterlands. So ऐसे ही हम देखेंगे कि फूड में आपके बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी आ जाती है, क्योंकि वहां पे क्या जोग्राफिकल लोकेशन अलग है. जो आपके सी शोर एरियाज होते हैं, सी लाइन एरियाज होते हैं, वहां पे क्या होता है, सी फूड रेडिली अवेलेबल होता है. तो हम क्या होते हैं, भाई बहुत इजीली है, फिश कैच करो और खा लो. ऐसे ही अगर आप अपने हिंटरलैंड्स में चले जाओ, जो आपके प्लेन एरियाज है, वहां पे क्या होता है, वहां पे एग्रीकल्चरी आपको कुछ भी ग्रो करना बहुत ईजी होता है. तो हम वहां पे वीट ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं. सो दीज आर द थिंग्स एंड दीज आर स्टडीड इन ज्योग्राफी ओनली. ओके, सो दिस इज अ वेरी बिग डिबेट ओवर फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल ज्योग्राफी. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी. देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच. अब यहां पे हम दो अप्रोचेस की बात करते हैं. हम दो यहां पे ज्योग्राफर्स की बात करते हैं. फर्स्ट इज हम्बोल्ट. ठीक है, हम्बोल्ट वाज द पर्सन जिसने ये सिस्टमैटिक अप्रोच अप्लाई किया. अब इसने जो सिस्टमैटिक अप्रोच अप्लाई किया, ठीक है, वॉन हम्बोल्ट ने जो सिस्टमैटिक अप्रोच अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंग क्या था, ही हैव डिवाइडेड द होल अर्थ. ठीक है, अर्थ का जो भी आपका, चाहे नॉर्थ अमेरिका है, चाहे साउथ अमेरिका है, चाहे एशिया है, इंडिया है, कुछ भी है, या फिर अफ्रीका है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला फर्स्ट वी विल डिवाइड द होल अर्थ इनटू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स. लाइक अगर इफ यू टॉक अबाउट द क्लाइमेट, तो क्लाइमेट में क्या होता है, ये वाले जो एरियाज हैं, दीज आर द दोज विच आर बिटवीन द ट्रॉपिक्स, सो दीज आर कॉल्ड द ट्रॉपिकल एरियाज. तो हम्बोल्ट ने बोला वी विल अप्लाई द टॉप डाउन अप्रोच. पहले हम बात करेंगे बड़े बड़े एरियाज की, लाइक ये हो गया आपका इक्वेटोरियल एरिया, फिर उसके बाद आपका हो गया टेम्परेट रीजन, फिर उसके बाद आ गया आपके पोलर रीजन. तो इन्होंने बोला कि दीज आर द एरियाज विच वी विल फर्स्ट डिवाइड. हम पहले एक बहुत बड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट ले लेंगे जिसमें हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे. देन ओवर द टाइम हम वहां की स्पेशल ज्योग्राफिकल नॉलेज जो बहुत लोकल लेवल पे वर्क कर रही है उसको स्टडी करेंगे, एंड देन वी विल डिवाइड दोज एरियाज इनटू वेरी 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 स्मॉल पार्ट्स इन माइक्रो, मीजो एंड वेरी मैक्रो लेवल्स. ठीक है, सो हम्बोल्ट की ये थ्योरी थी फ्रॉम टॉप डाउन अप्रोच. ऐसे ही आते हैं आपके कार्ल रिटर, और कार्ल रिटर बाद में बताएंगे आपके दैट इज
सेकंड थ्योरी, सेकंड एस्पेक्ट सिस्टमेटिक के बाद, दैट इज रीजनल एस्पेक्ट, तो वो इसके बाद हम जानेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो सिस्टमेटिक अप्रोच में टोटल 3 ब्रांचेस हैं, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड बायो ज्योग्राफी। तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में यहाँ पे आप देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी में यहाँ पे we can also study about climatology, we will study about geomorphology, soil geography, hydrology. These are the physical aspects of the earth. Then we will talk about in this यहाँ पे अगर आप देखें principles of philosophy में we will talk about geographical thoughts, क्या क्या over the time geography में जो जोग्राफर्स रहे हैं उनके क्या क्या थॉट्स रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या समझे। क्योंकि देखो if we talk about the time period of 300 years ago or 1000 years ago for that sake, तो 1000 years ago there is not that much of knowledge। पहले तो क्या होता था, हम ये समझते थे कि अर्थ वॉज अ फ्लैट लैंड, ठीक है, और ये जो लैंड है इसके बाद क्या है, ओशियंस, एंड आफ्टर दिस ओशियन दिस इज लाइक अ टेबल टॉप, आफ्टर दिस ओशन इफ वी गो बियॉन्ड दिस एरिया वी विल फॉल इनटू द ओशन, द डीपेस्ट ऑफ द ओशन जो एंडलेस है, ठीक है। तो ये हमारे पहले थॉट थे, बट क्या हुआ, ओवर द टाइम हमने थोड़ा स्टडी किया, हमने थोड़े रिसर्चेस किए, सो ओवर दोज रिसर्चेस द जोग्राफर्स हैज अप्लाइड देयर नॉलेज एंड दे हैव सेड कि नहीं, अर्थ क्या है, अर्थ इज राउंड, ठीक है। अब हम जब इसके बाद देखेंगे कि अर्थ या पूरा स्फेयर भी नहीं है, हमें यह पता पड़ता है अर्थ हैज इट्स ओन यूनिक शेप, और वो हमें कैसे पता पड़ा, वो पता पड़ा जस्ट बिकॉज कि हमने वहां पे ओवर द टाइम बहुत ज्यादा रिसर्चेस की, तो हमें पता पड़ा अर्थ की भैया अपनी ही शेप है, कुछ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं जियोइड, ठीक है। और जिसमें हमें यह पता पड़ा कि ये जो आपके एरियाज हैं ये थोड़े से फ्लैट हैं, जो आपके पोल्स हैं दीज आर फ्लैट एंड। तो हमारी जो अर्थ का डिस्टेंस है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, दैट इज अराउंड 42 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल थॉट्स में ये सब चीजें जानेंगे, क्या क्या ओवर द टाइम इनके ज्योग्राफिकल थॉट है। जैसे ये आपका सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच इज एन पार्ट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स ओनली, तो ये सब चीजें हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन इकोलॉजी की, देन वी विल टॉक अबाउट मेथड्स एंड टेक्निक्स विच वी अप्लाई इन ज्योग्राफी, जिसमें आ जाएगा आपका कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है, कार्टोग्राफी इज मैप मेकिंग प्रोसेस। इफ यू टॉक अबाउट एनी एरिया, अगर मैं आपसे बोलूं आपको अपने घर से कहां जाना है, अपने स्कूल तक जाना है, पुराने जमाने की बात करते हैं कि आपको अपने घर से स्कूल तक जाना है, ठीक है, तो आप कैसे रास्ता लेंगे। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में रहते तो आप बोलेंगे जी मैं पहाड़ से उतरूंगा, ठीक है, एक रिवर आएगी, रिवर को क्रॉस करूंगा, उसके बाद एक छोटा सा ग्रासलैंड आएगा, उसको मैं पार करूंगा एंड देन उसके बाद मैं अपने स्कूल पहुंच जाऊंगा। तो ये आप तरीका बता सकते। तो ये आपने क्या बता दिया, ये आपने एक मैप बना दिया, और इसी चीज को हम बोलते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है। तो हम इस चीज के बारे में जानेंगे, क्योंकि देखो जोग्राफर्स को ना बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। जोग्राफर्स मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ स्केलिंग, ठीक है, जोग्राफर्स को पता होना चाहिए किलोमीटर सेंटीमीटर क्या होता है, उनको डिवीजन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्या क्या हम कैसे करेंगे। तो कार्टोग्राफी क्योंकि आप देखो अर्थ कितनी बड़ी है, ठीक है, और उस अर्थ, इतनी बड़ी अर्थ को आप एक छोटे से मैप में लेके आ जाते हो, है ना, तो वो कैसे लेकर आते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर मैथमेटिक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक हम पढ़ेंगे, और ह्यूमन ज्योग्राफी में वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन, इसमें हम पढ़ेंगे आपकी सोशल कल्चर, ठीक है, सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हाउ पीपल हैव सेटल्ड एट वन पर्टिकुलर प्लेस, और क्यों आपने देखा होगा कुछ जगह पे लोग बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। जैसे माउंटेन्स पे अगर आप चले जाएं तो माउंटेन्स पे आपको कभी एक घर यहाँ पे दिखाई देगा, एक घर यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, डिस्पर्स सेटलमेंट है, कोई एकदम टॉप पे बैठा होगा, भाई उसको हवा ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्पर्स सेटलमेंट है ये पूरी। तो यहाँ पे क्या है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट देखने को मिलती है। ऐसे ही अगर आप किसी रोड के किनारे देखें तो आपको ऐसे बहुत सारे घर दिखाई देंगे, है ना, तो वो क्यों हैं, कैसे वो वहां पे रहे। ऐसी कोई अगर पॉन्ड है तो पॉन्ड के चारों तरफ आपको बहुत सारे घर दिखाई देंगे। तो हम इसकी बात करेंगे पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, और ये सब हम उसी में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत डीप नॉलेज हमें इसमें चाहिए होगी। तो दिस इज द ओनली सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा वास्ट है, एंड वी आर गोइंग टू टच ईच एंड ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट और एवरी एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी इन दिस ज्योग्राफी क्लासेस, ठीक है। ऐसी आपका प्लांट ज्योग्राफी है, जू ज्योग्राफी है, इकोलॉजी है, सब कुछ हम ये यहाँ पे पढ़ने वाले। तो इसलिए ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी में ये थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या होता है कि जब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं ना,
तो हर एक सब्जेक्ट, हर एक टीचर ये बोलता है कि ये हमारे सब्जेक्ट का है। अब जैसे अगर आप एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की बात करो, देर आर सो मैनी क्वेश्चंस इन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जो ज्योग्राफी में ही आते हैं, बट दूसरे सब्जेक्ट वाले बोलते हैं नहीं भैया ये तो हमारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो इसलिए ज्योग्राफी का जो आपका एलोकेशन है ऑफ क्वेश्चंस वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ऐसी इफ यू टॉक अबाउट इकोलॉजी, तो वी स्टडी सम एस्पेक्ट्स ऑफ इकोलॉजी इन ज्योग्राफी, but when a question comes over ecology, then this question will be counted in ecology and environment. Okay, so these are the things we only want to clear the UPSC, so we don't want to go into this debate कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, whether they are coming from political science, whether they are coming from international relation, whether they are coming from that is environment. तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वी विल कवर आवर सिलेबस एंड वी विल कवर इट इन वेरी होलिस्टिक मैनर। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है आपका दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी। अब इसे हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं ताकि ये इस क्लास में एक बार हम इंट्रोडक्शन दे लें, क्योंकि ये सब हम वापस सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ने वाले इन वेरी डिटेल। सो इसमें हम थोड़ा सा ये जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, जियोमॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफी में अगर हम जब ज्योग्राफी को मॉर्फ कर देते हैं, ठीक है, नाम से ही पढ़ेंगे हम। नाम से मतलब क्या है, जब आपकी लैंड फॉर्म्स व्हेन दे स्टार्टेड मॉर्फिंग, मॉर्फिंग मतलब क्या होता है, चेंजेस, जब उनमें चेंजेस आने लग जाते हैं एंड वी ट्राई टू स्टडी दोज चेंजेस, देन इट इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। So this is the study of landforms which has been developed over the time। कैसे ही वो माउंटेन, क्या माउंटेन पहले इतना छोटा था, क्या ये माउंटेन बड़ा हो सकता है? ठीक है, हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट आज की डेट में भी बड़ा हो रहा है, सो इट इज गेटिंग बिगर एंड बिगर एवरी डे। एंड इफ यू टॉक अबाउट अनदर माउंटेन दैट इज अरावली हिल्स। अरावली हिल्स कहाँ पे होते हैं, जल्दी बताइए। अरावली हिल्स कहाँ पे हैं इंडिया में? तो अरावली हिल्स आपको मिलेंगे इन राजस्थान, and they are decreasing in a very rapid manner over the time. These Aravali, it has been assumed कि these Aravali's were once larger mountain than Mount Everest। जो आप अरावली देख रहे हैं राजस्थान में, these were once larger than Mount Everest। बट कहाँ ये बेचारा राजा क्या बोलते हैं, राजा भोज और गंगू तेली, आज की डेट में इनके बीच में यही डिफरेंस हो गया, दिस इज द राजा भोज एंड दिस इज गंगू तेली। बेचारी की कोई कीमत ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि टाइम ने इसके ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट डाला कि इसकी कीमत घट गई है। ठीक है, ऐसे ही माउंट एवरेस्ट, ओवर द टाइम माउंट एवरेस्ट हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, सो ऐसे ही हमने इसके बारे में पढ़ा लैंडफॉर्म्स, फिर फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और उनसे एसोसिएटेड कोर्सेज। ठीक है, अब ये लैंडफॉर्म्स ओवर द टाइम कैसे बने, ये ग्लेशियर्स कैसे बने हैं, माउंटेन पीक्स कैसे बनी है, कास्केड्स कैसे बने, कैनियंस क्या होते हैं, ठीक है, ये कैसे बने हैं, एंड ओवर द टाइम इनका एसोसिएटेड कोर्स कैसा रहा है। मैंने आपको बताया ना कि माउंटेन्स वंस अरावलीज वर माउंट एवरेस्ट वर लार्जर देन माउंट एवरेस्ट, एंड ओवर द टाइम वी विल सी द माउंट एवरेस्ट विच इज इंक्रीजिंग टूडे विल डिफॉर्म टू अ वेरी स्मॉल हिल टॉप ओवर द टाइम इन करोड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि व्हाट आर द एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स। वी विल सी द रिवर्स which are forming today will dried up over the time, and the areas which are drier today will get of so much of rainfall over the time. We will see the areas which were covered in glaciers almost crores million years before, 4.5 million years before, today now they are the dryland areas. We will learn all about these things in जियोमॉर्फोलॉजी। देन उसके बाद आ जाता है आपका क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करेंगे एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन वेदर फॉर्मेशन, क्लाइमेट, क्लाइमेटिक टाइप्स एंड क्लाइमेटिक रीजन। सो दिस इज अ मैप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। अब ये मैप डेवलप किया गया था बाय कॉपन। क्या आपको ये नाम याद रखने की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल। जितने भी हम नाम पढ़ाएंगे, ऑल द नेम्स यू हैव टू रिमेंबर। अब ओनली द इंपॉर्टेंट नेम्स आई विल कवर जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एंड दोज हैव 100% चांसेस टू बी आस्क्ड इन एग्जाम। सो दिस इज अ कोपन classification of climate. This has been developed in 1980, and we are studying this over the time in 2016. So this is the map of climatology in from 1980 to 2016. So if you see, there are so many type of climate, and the Köppen
have classified this climate in these forms like DF, DFD, ET. So we will also very superficially touch over them because we don't have to remember these. These are very important in geographical option. If you have geography optional, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इंडिया का जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट है. अफ्रीका में जो आपका ये वाला बेल्ट है जिसको हम बोलते हैं साहेल बेल्ट, ठीक है, साहेल बेल्ट हैज डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट. ऐसे ही आपका नॉर्थ अमेरिका देखिए तो नॉर्थ अमेरिका है वेरी डाइवर्स क्लाइमेट, ठीक है. अगर आप यहाँ पे देखिए दीज आर द ड्रायर रीजन्स, जो आपके रेड वाले हैं दीज आर द ड्रायर रीजन्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, एंड दीज आर द कोल्डर रीजन्स ऑफ अमेरिका. तो इसके बारे में हम जानेंगे व्हाट आर द क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस जो हमें पढ़नी है, एंड इनको सभी को बहुत अच्छे से जानेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है. देन वी विल टॉक अबाउट हाइड्रोलॉजी, और हाइड्रोलॉजी में ऑफ कोर्स बात है वी विल टॉक अबाउट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर, ठीक है. वाटर कहां से आपका इन द ओशन, वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन ओशन एंड इन ऑल फॉर्म्स, कहां कहां पे कैसे कैसे वाटर की प्रेजेंस है, ठीक है. तो वाटर बॉडीज जो आपकी रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, ओशियंस हो गए, फिर उसके बाद वेरियस लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ हो गए, या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, तो उन सब चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे. अब इसमें यहाँ पे हम देखेंगे द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन ओशियन, इन रिवर, इन लेक, किस फॉर्म में वो प्रेजेंट है, ठीक है, किस मैनर में वो प्रेजेंट है, किस क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है. हम जानेंगे कि सबसे ज्यादा वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है. फ्रेश वाटर की बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है. ओवर द टाइम प्रेसिपिटेशन होती है. प्रेसिपिटेशन एक तरीके की नहीं होती, ये भी बड़ा अमेजिंग कंसेप्ट है जिसको हम जानेंगे, ठीक है. वी विल टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एज वेल. क्या प्रेसिपिटेशन सॉलिड फॉर्म में होती है? जी हाँ. आपके सिर पे जो कभी कभार बर्फ के गोले गिरे होंगे ना, ओले ओले, तो वही है ये प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन आपकी लिक्विड फॉर्म में जब होती है तो उसे हम बोल देते हैं रेन, जब सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसे बोल देते हैं हम स्नोफॉल. तो ये हो जाता है आपका प्रेसिपिटेशन. और यही स्नो मेल्ट जब होती है ओवर द टाइम तो ये आपकी आके मिल जाती है इन द ओशियन, और इसे बोलते हैं हम सरफेस रन ऑफ, ठीक है. वी विल टॉक अबाउट जस्ट मिनट, या हाइड्रोलॉजी वी हैव टॉक. We will also talk about the soil geography, and soil geography में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि how the soil have formed over the time, ठीक है. हम इसका कोर्स स्टडी करेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे हुआ है. अगर किसी टाइप की सॉइल है तो वो वहां पे क्यों है, ठीक है. वी विल टॉक अबाउट द पेरेंट रॉक सिस्टम, कि देखिए कोई भी सॉइल है वो किससे बनती है, दैट हैज बीन डेवलप्ड बिकॉज ऑफ अ रॉक, ठीक है. अगर कोई रॉक हाँ, अगर कोई रॉक ए है, ठीक है, और दूसरी रॉक वहीं पे रॉक बी है, ठीक है. अगर आप सॉरी एक मिनट, ठीक है, अगर आप ए रॉक को अगर ओवर द टाइम डिफॉर्म करेंगे, ठीक है, और ये डिग्रेड होगी, तो इसके ऊपर जब वेदरिंग फिनोमिनाज होंगे, जब इस पर वेदर फिनोमिनाज होंगे, तो इसकी जो सॉइल है दैट विल बी डिफरेंट. ऐसे ही जो आपकी बी रॉक है, पेरेंट रॉक बी है, ठीक है, और यहां पे जब सॉइल डेवलप होगी तो इसकी सॉइल होगी विल बी डिफरेंट फ्रॉम ए, तो इसकी सॉइल डिफरेंट टाइप की होगी. तो हम ये भी जानेंगे टाइप ऑफ सॉइल क्या होती हैं. फिर उनकी फर्टिलिटी किन किन एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करती है. स्टेट ऑफ सॉइल जानेंगे कि इस सॉइल का क्या स्टेटस है. ओवर इंडिया हम सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से जानेंगे कि इंडिया में एलुवियल सॉइल कहाँ पे मिलती है, इंडिया में ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलती है, इंडिया में आपकी लेटराइट सॉइल कहाँ पे मिलती है, एंड उस सॉइल पे विच आर द बेस्ट क्रॉप्स टू बी ग्रोन, ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक सॉइल में जाके अपने शुगर केन या फिर कुछ और जो क्रॉप है, जैसे मान लीजिए राइस, व्हीट, इस टाइप की सॉइल, इस टाइप की क्रॉप आप वहां पे जाके उगाने लग जाए. नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, उसके जो क्लासिफिकेशन है वो प्रॉपर डिफरेंट है, उसके जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है. तो इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो सॉइल है वो वहां पे पहली बात तो प्रेजेंट क्यों है, और अगर प्रेजेंट है तो उससे ह्यूमंस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है. फिर हम उसके यूटिलाइजेशन को भी जानेंगे, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके यूटिलाइजेशन को भी जानेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ सॉइल, कि सॉइल जो है वो कितनी लेयर्स में डिफाइंड है, कैसे बनती है ये टॉप सॉइल, कैसे बनती है ये ऑर्गेनिक लिटर और ऑर्गेनिक लेयर, कैसे बनते हैं ये एलिवेटेड सॉइल, ठीक है, सब सॉइल, वेदर्ड सॉइल, हम सब इन सब के बारे में जानेंगे कि कैसे ये सारी सॉइल जो है वो फॉर्म होती है, ठीक है. एंड इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है. इसमें सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट किसी भी सॉइल फॉर्मेशन में अगर आप पढ़ेंगे दैट इज द टाइम,
टाइम से बड़ा एस्पेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। पेरेंट रॉक अपने में एस्पेक्ट है जो आपको डिफाइन करती है द कलर ऑफ सॉइल, द टेक्सचर ऑफ सॉइल एंड द टाइप ऑफ सॉइल। बट ये जो आपकी टाइम है, टाइम डिसाइड करेगा द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो बहुत सारी चीजें हम जानेंगे इन सब चीजों के बारे में। जस्ट अ मिनट, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट द सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी। सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी हैज अ ऑलमोस्ट 100% रिलेशन टुवर्ड्स द ह्यूमन। कैसे ह्यूमंस जो हैं वो किसी भी एरिया की सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी इंपैक्ट कर रहे हैं। इफ यू सी इन इंडिया, इंडिया इज मोस्टली प्रोमिनेंट विद द हिंदू कल्चर, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदू कल्चर बहुत प्रीडोमिनेट करता है और इसका इंपैक्ट आपको नेपाल में भी दिखेगा, है ना, क्योंकि नेपाल में भी बहुत हिंदू रिलीजन, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है। वहीं पे आप बात करेंगे इस वाले एरिया की, दीज पीपल आर फॉलोइंग द इस्लामिक कल्चर। ये आपका वेस्टर्न इस्लामिक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपके अफ्रीका के जो अपर मोस्ट पार्ट है ये भी काफ़ी सारा इस्लामिक कल्चर फॉलो कर रहे हैं या अरेबिक कल्चर फॉलो कर रहे हैं। वहीं पे आप इन एरियाज की बात करें, सो दीज आर जो हम बोलते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न पीपल और वेस्टर्न कल्चर, ये कहाँ से आया है? द पीपल हु आर लिविंग इन द वेस्ट, ठीक है। ये जो आपके लोग वेस्ट की तरफ रह रहे हैं, अब देखो वेस्ट की तरफ तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं जापान के वेस्ट में चाइना आता है, नहीं ऐसा नहीं, हम इन जनरल बोल देते हैं कि द पीपल लिविंग इन द वेस्ट आर नोन एज द वेस्टर्न पीपल, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। वेस्टर्न कल्चर क्या है? ये आपका लैटिन अमेरिका है, तो यहाँ पे ये लैटिन कल्चर है। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, कोई बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? तो यहाँ पे आप जान पाएंगे सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाने वाली है दैट इज स्पेनिश, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ये तो यहाँ पे तो स्पेन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। स्पेन कहाँ पर है? स्पेन ये रहा आपका। अब ये लैंग्वेज यहाँ पे कैसे पहुंची, ये सोचने वाली बात है। कब पहुंची? एक दिन में पहुंच गई? नहीं। क्या यहाँ के लोगों ने भी और यहाँ के लोगों ने भी एक साथ स्पेनिश बोलना सीखा था? नहीं। ओवर द टाइम व्हेन द स्पेन हैव कॉन्कर्ड द लैटिन अमेरिका एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड देयर लैंग्वेज ओवर दिस एरिया, तो यहाँ पे लोग स्पेनिश बोलने लगे। जैसे इंडिया की बात करें अगर, जब आपके ब्रिटिश लोग इंडिया आए थे तो इन्होंने ब्रिटिश की जो मेन लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड आज की डेट में हम इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ये चीज है आपका सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे बनती है एंड ओवर स्पेस। तो देखो सोशल डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है अगर हम इसके वर्टिकल की बात करें। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेशल एस्पेक्ट कि किस स्पेस में किस टाइप की आपका कल्चर है, किस स्पेस में किस टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो आप ज्योग्राफी के थ्रू ही पढ़ सकते हैं। व्हेन यू पुट डेटा, वेरी ब्यूटीफुल कोट, व्हेन यू पुट डेटा ऑन अ मैप देन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। आप कोई सा भी डेटा अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं पे जीती है, आप बस ये बता दीजिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी यहां पे जीती है, वो पॉलिटिकल पार्टी यहां पे जीती है। इफ यू पुट दैट थिंग ऑन मैप देन इट बिकम अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये इसे हम बोलते हैं स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। स्पेशल वो जो बचपन से सीखता है स्पेशल वाला नहीं, जो आपके जीवन में स्पेशल है। स्पेशल मतलब SPATIAL, स्पेशल मतलब ओवर द स्पेस, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। पॉपुलेशन को समझना इज लाइक इम्पॉसिबल थिंग फॉर अ सिंगल पर्सन। अब जो पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो वो ज्ञान देने लग जाते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी को जाने, आप पॉपुलेशन ग्रोथ जानेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है। क्या एक देश की पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा सेम रह सकती है? बड़ा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखो तो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या हर जगह पे बराबर लोग रहते हैं? मैंने अभी आपको बताया पहाड़ों पे लोग बहुत डिस्पर्स रहते हैं, ठीक है। वहीं पे आप प्लेन्स में चले जाइए तो एक गांव में ही आपको 1.5-2 लाख लोग दिख जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी, क्या लोग इधर से उधर जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। अगर आप इंडिया में ही देखें तो इंडिया में यूपी, बिहार, जहां पे बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है, वहां के लोग निकल के, अपॉर्चुनिटीज की भी कमी है, वो भी हम जानेंगे क्यों है, कैसे है। तो बहुत सारी चीजें जो ज्योग्राफी पे डिपेंड करती हैं। क्यों आपके मोस्टली जो आपके कोस्ट लाइन एरियाज हैं, क्यों वो ज्यादा डेवलप होते हैं? क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज, देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस, ठीक है। फिर माइग्रेशंस की बात करेंगे, सेक्स रेशियो की बात करेंगे। आज की डेट में कोई बता सकता है इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है? जब हम आज़ाद हुए थे तब इंडिया का सेक्स रेशियो ऑलमोस्ट 960 था, ठीक है।
960 ऑफ वुमेन पर 1000 मेल्स। आज की डेट में कोई बता सकता है कितना सेक्स रेशियो है? इट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1000 और यू कैन से फ्रॉम मोर देन 1000। आज की डेट में अगर आप देखें तो वुमेन मेन से ज्यादा है इंडिया में, ऑलमोस्ट 104 समथिंग है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 1040 से ज्यादा वुमेन है ऑन एवरी 1000 मेल्स। ठीक है, तो ये क्या कारण है? क्या सभी यंग हैं? क्या चाइल्ड सेक्स रेशियो और जो आपका टोटल सेक्स रेशियो है इनमें कोई डिफरेंस है? व्हाट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो? चाइल्ड सेक्स रेशियो इज जब जन्म होता है तो उस टाइम पे विद इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन है ऑफ वुमेन ओवर मेल्स। ठीक है, तो हम ये देख पाएंगे कि वुमेन की जो पॉपुलेशन है दैट इज इन चाइल्ड सेक्स रेशियो इज बिलो 1000। ठीक है, जो बच्चियां हैं वो कम हैं, बट जो वृद्ध महिला हैं वो ज्यादा हो गई हैं, तो इस वजह से इंडिया का जो सेक्स रेशियो है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इस वजह से ये चीजें भी जानेंगे क्यों सेक्स रेशियो किसी एक एज ग्रुप में ज्यादा रहता है, किसी एज ग्रुप में कम रहता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जानेंगे। पहले इंडिया अगर आप देखें तो मोस्टली इंडियन पीपल्स वर ऑक्यूपाइड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, बट वहीं पे आज की डेट में देखें, आज भी मोस्टली पीपल ऑक्यूपाइड इन एग्रीकल्चर है, पर पहले ये रेशियो जब 90% था, वही आज की डेट में ये रेशियो रह गया है ओनली 50 to 60%। ठीक है, तो आज की डेट में सिर्फ 60% या 40-50% लोग ही आपके एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। बाकी सब लोग कहाँ गए? कुछ लोग भाई पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग आईटी सेक्टर में हैं, कुछ लोग किसी और इंडस्ट्री में हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑफ इंडस्ट्रीज जिनके बारे में हम जानेंगे। पॉपुलेशन रेगुलेटेड बाय डेमोग्राफिक प्रोसेस, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन के बारे में जानेंगे, कैसे पीपल माइग्रेट होते हैं। जैसे अभी अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा हो तो यूके का जो इंडिया के साथ एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, क्यों वो टूट रहा है? क्योंकि वहाँ की जो एक एमपी हैं उन्होंने बोला है भाई इंडिया से बहुत सारे लोग माइग्रेट होके यूके आते हैं एंड वो यूके में दंगा करते हैं। तो इस पे भी इंडिया ने आपत्ति जताई है, भाई सिर्फ हम नहीं है जो दंगा करते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग भी जो है वो दंगा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें भी जानेंगे कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी कैसे इंपैक्ट करती है। 1971 की स्टोरी भी जानेंगे, जब पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान जब दोनों अलग हुए और बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश से कैसे बहुत सारे लोग निकल के एकदम से इंडिया के असम में आ गए और वहां की डेमोग्राफी जो है बिल्कुल बदल गई। तो ये सब चीजें जो है स्टडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही वर्ल्ड की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा। अब आप ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप बिल्कुल डिफरेंट है उस वर्ल्ड मैप से जो हमने देखा था अभी। क्यों? ये वो वर्ल्ड मैप है जो दिखाता है कहां पे कितनी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के हिसाब से देश का साइज बना दिया गया है। तो यहां पे आप देखेंगे सबसे बड़ा जो एरिया आपको नजर आ रहा होगा दैट इज ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अब ये तो थोड़ा पुराना डेटा, ये 2018 का डेटा है, बट स्टिल अब तो ये 1.5 से ऊपर हो गया, मतलब 150 करोड़ लोगों से ऊपर अभी चाइना में इस टाइम पे हैं, लगभग 150 करोड़ लोगों के करीब। बट अगर वहीं पे आप इंडिया का देखें तो इंडिया भी काफी फूला हुआ है ना, तो ये चाइना से थोड़ा ही छोटा है। और उस पे भी अगर आप सिर्फ उत्तर प्रदेश पे फोकस करें तो उत्तर प्रदेश हैज अ वेरी बिग पॉपुलेशन, दैट इज ऑलमोस्ट, आज की डेट में उत्तर प्रदेश हैज अ पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 25 करोड़ पीपल। 25 करोड़ लोग दुनिया में इंडिया में रहते हैं, इंडिया के उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो बहुत छोटा सा दिखाई देगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा इवन वर्ल्ड मैप पे। और इंडिया की पॉपुलेशन भी आज की डेट में 135 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इवन वी कैन से 140 करोड़ के लगभग ये पहुंच चुकी है। तो ये वर्ल्ड मैप दिखाता है कैसे आपका पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, और यही पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिसाइड करेगा डेंसिटी। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में जरा से एरिया में करोड़ों लोग रहते हैं, बट वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ गया भाई? ऑस्ट्रेलिया ये रहा, देखो बहुत छोटा सा, वैसे बहुत बड़ा है, इंडिया से बड़ा है ऑस्ट्रेलिया अगर आप साइज में देखें, पर इधर देखो, आप इधर देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कितने लोग हैं? 24 मिलियन। यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? यूपी की पॉपुलेशन है 220 मिलियन। ठीक है, 25 करोड़ से ज्यादा, और यहाँ की पॉपुलेशन मात्र 2.5 करोड़। ठीक है, तो जो आप ऑस्ट्रेलिया का साइज देखेंगे दैट इज वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो वहां पे क्या है, वहां पे जो आपकी डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरीका वर्ल्ड मैप को पढ़ने का। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेटलमेंट ज्योग्राफी की। सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि कैसे डिस्पर्स सेटलमेंट है, न्यूक्लियेट सेटलमेंट क्या होती है, आइसोलेटेड सेटलमेंट क्या होती है, लीनियर सेटलमेंट, एक सेकेंड,
यहाँ पे आप देख पाएंगे लीनियर सेटलमेंट क्या होती है, एक रोड के दोनों तरफ जब गांव बसना स्टार्ट हो जाते हैं या शहर बसना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं लीनियर सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट जब एक घर इधर है दूसरा घर उधर है, ये मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे इन द ग्रासलैंड एरियाज या फिर जो आपके माउंटेनियस रीजन्स होते हैं वहां पे। ठीक है, अब इनको हम 5 क्राइटेरियाज में बांट देते हैं, मॉर्फोलॉजी, फंक्शन, डेमोग्राफी, कल्चरल ट्रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ेंगे इसमें सेटलमेंट ज्योग्राफी में। ऑल्दो इससे प्री में जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े कम आते हैं, प्री में उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें सेटलमेंट ज्योग्राफी में, तो वो पढ़ लेंगे कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद हम जानेंगे अबाउट इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। अब इसमें ऐसा नहीं है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आपसे कुछ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पूछेंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि पोर्ट कौन सा कहाँ पे है, ठीक है, आपसे गवर्नमेंट की स्कीम्स पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने के लिए हाउ दे आर डेवलपिंग ओवर दैट, ठीक है, वो कैसे उस एरिया को डेवलप करें। हम यहाँ पे पढ़ेंगे इज रिलेटेड टू पीपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंप्राइजिंग एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर की इसमें बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे, सर्विस सेक्टर, अगर कोई पर्टिकुलर इफ देयर इज अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री लाइक इफ यू टॉक अबाउट आयरन एंड ओर इंडस्ट्री, आयरन एंड ओर इंडस्ट्री हैज इट्स ओन एस्पेक्ट्स। ये एक जगह पे अगर सेटल हुई है आयरन, और अगर कोई कंपनी है, कोई आयरन और इंडस्ट्री है, इफ इट इज गेटिंग सेटल्ड एट पर्टिकुलर लोकेशन, सो देयर मस्ट बी सम एस्पेक्ट टू इट कि क्यों वो वहां पे पर्टिकुलर लोकेशन पे ही है। ठीक है, अगर आप बात करें ऐसे ही शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री की, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री इज वेरी फेमस इंडस्ट्री, आप पढ़िएगा इसके बारे में। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री क्या आपको लगता है कभी दिल्ली में सेटअप हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? शिप को दिल्ली तक आप लेके कैसे आओगे? बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं। तो इंडिया में शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्स पे ही सेटल हो सकती है। पोर्ट्स मतलब जो आपकी कोस्ट लाइन है, ठीक है, तो कोस्ट लाइन पे कैसे कोई इंडस्ट्री कहां पे सेटअप होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों के बारे में। देन वी विल टॉक अबाउट हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, क्या जो पहले स्पेस जहां पे थी वो वैसी ही आज है? अगर आप आज से लगभग 60-70 साल पहले जाते आप, दैट इज मरीन ड्राइव, तो मरीन ड्राइव में आपको यहाँ पे क्या है, सैंड देखने को मिलती, बट यही मरीन ड्राइव आज की डेट में ऐसे चेंज हो चुकी है। अब ये क्यों है? देखो, जब हमने ज्योग्राफी के बारे में स्टडी किया, ठीक है, तो हमें पता पड़ा, जो हमने एक इमेज देखी थी जिसमें हमने ये देखा था कि वेव जो है, वेव इज परफॉर्मिंग इट्स एक्शन एंड वो जो आपकी शोर लाइन है उसको कट कर रही है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आपका पानी ओवर द टाइम आता गया एंड ये जो शोर लाइन है ये कट होती गई, ठीक है, दिस हैज बीन इरोडेड बाय द वेव एक्शन। तो हमें ये पता पड़ा यार वेव एक्शन की वजह से ये शोर लाइन जो है इरोड हो रही है। अब ओवर द टाइम ये जो है पूरा वेव्स यहां तक आ सकती हैं, ये पूरी शोर लाइन खत्म हो सकती है। तो हमने क्या किया, आपने यहाँ पे अगर कभी मरीन ड्राइव में विजिट किया हो या फिर अपने फोन में, लैपटॉप में कहीं पे भी सर्च करके देखना, आपको इस टाइप से टेट्रापॉड्स दिखाई देंगे, ठीक है, मरीन ड्राइव पे रखे हुए ऐसे बहुत सारे, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द सीमेंटेड टेट्रापॉड्स जो हमने यहाँ पे बिछा दिए हैं, सो दैट ये वेव जो है वो इससे आगे कट ना कर पाए। तो उसकी वजह से आज की डेट में आपको ये मरीन ड्राइव ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बीचेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। दिस इज द रीजन कि हमें ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है और ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस कैसे आपकी डेली लाइफ में इंपैक्ट करती है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे 1984, ये दुबई की लोकेशन है, दुबई की इमेज है, दुबई UAE। दुबई 1984 में कुछ इस टाइप का दिखाई देता था, ठीक है, ये इस टाइप का। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, सिर्फ एक छोटा सा पोर्ट यहाँ पे दिखाई देगा, देयर इज अ स्मॉल पोर्ट, देयर इज अ स्मॉल पोर्ट हियर। बट इन 2022 यू कैन सी देयर आर सो मैनी आइलैंड्स डेवलप्ड। ये देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा, ये पोर्शन है, ठीक है। तो दिस देयर इज अ वेरी स्मॉल बिग आइलैंड व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। अगेन इधर इन्हें हम बोलते हैं पाम आइलैंड, ठीक है, पाम आइलैंड्स जो डेवलप किए गए हैं UAE की तरह। यहाँ पे आपके शाहरुख खान का घर है भाई, जान लेना, अगर जाना हो किसी को मिलना हो तो मिल लेना। और इधर आप देखेंगे कितनी बड़ी सेटलमेंट डेवलप हो चुकी है। इफ यू सी द मिलियंस ऑफ पीपल विल लिविंग हेयर, ठीक है, एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग हेयर टू वॉच द रॉयल्टी ऑफ UAE, ठीक है। अभी यहाँ पे आप कभी घूमने जाते नहीं जाते, क्यों जाते, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे आज की डेट में इतना कुछ बन गया है, द मिलियंस ऑफ पीपल आर विजिटिंग एवरी ईयर। और यही जो ह्यूमन एक्शंस हैं, दीज कैन बी सीन हेयर।
ये आपका ग्रीनलैंड का एरिया है। ग्रीनलैंड, यू नो, ग्रीनलैंड हैज बीन कवर्ड विद आइस इन 1986। इट हैज बीन कवर्ड क्योंकि इसकी आइस जो है वो आपको ओशन तक में दिखाई दे सकती है। बट ओवर द टाइम आप देखेंगे इन 2022 द आइस कवर, ये वाला जो पूरा आइस कवर था, दिस हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ लैंड एरिया। ये पूरा आइस कवर हो गया। जो हम डेली पढ़ते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग, यू हैव सीन दिस थिंग, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का ही इंपैक्ट है। एंड ग्लोबल वार्मिंग ऐसा नहीं है कोई नया कंसेप्ट है, हम इसको भी जानेंगे। क्या ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल नया कंसेप्ट है? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग आपका ये पुराना ही कंसेप्ट है, बट ह्यूमंस हैव एग्रेवेटेड मतलब ग्लोबल वार्मिंग की जो इंटेंसिटी वो हमने बढ़ा दी है बाय यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो उसकी वजह से आप देखो यहाँ पे पूरा जो आइस कैप है वो पूरा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे आप बहुत इजीली जाके रह सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे सेटलमेंट्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी इन द ग्रीनलैंड। और जब ये पूरा आइस कवर हट जाएगा तो उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे हम जानेंगे, ठीक है। उससे कैसे सी लेवल राइज होगा, उससे कैसे और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज होगी, दैट वी विल ऑल्सो सी इन दिस, ठीक है। फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इसको मैं अब 3-4 बार बता चुका हूं आपको कि ये देखो अब यहाँ पे क्या है, जो आप देख सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे है, एनडीए गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे है, एनडीए यूपीए गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे। तो दिस इज द पॉलिटिकल ज्योग्राफी। हम इसको भी जानेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेट में कौन सी पॉलिटिकल विचारधारा है, कौन कौन से आपकी जो विचारधाराएं वो चल रही हैं, कौन कौन से थॉट्स चल रहे हैं, व्हाट आर द थॉट्स इन द पीपल्स माइंड, व्हाट दे वांट, ठीक है। कुछ लोग चाहते हैं साइलेंस हो, कुछ चाहते हैं पीस हो। सम पीपल वोट ओवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सम पीपल वोट ओवर देयर रिलीजियस डेवलपमेंट। तो पीपल हैव डिफरेंट थिंग्स इन देयर माइंड when they vote, so we will also see what they have in their mind, क्या उनके दिमाग में होता है, what they want. Some people want power, some people want money, some people want development. Okay, so this we will see. Then we will talk about biogeography, and biogeography is the interface between the human geography and the physical environment. जब ह्यूमन ज्योग्राफी, जब आप ह्यूमंस को किसी एरिया में ले जाते हैं तो वो बन जाता है आपका बायोजोग्राफी। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, दैट जोग्राफिकल एरिया हैज अ इंप्लीकेशन ओवर ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन के डिसीजन मेकिंग पे ज्योग्राफी कैसे इंपैक्ट डालता है, एंड हाउ द डिसीजंस ऑफ ह्यूमंस इंपैक्ट द इकोलॉजी और इकोसिस्टम। ओके, देन वी विल सी द प्लांट ज्योग्राफी which deals with the spatial structure and the order of natural vegetation in their environment. तो अगर आपने कभी भी किसी भी फॉरेस्ट में विजिट किया हो तो यू मस्ट हैव सीन दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पे 2-3 चीजें होती हैं। अगर आप किसी डेंस फॉरेस्ट में गए जहाँ पे बड़े बड़े आपको पेड़ दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे आपको एक तरफ तो बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे, ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ आपको बीच में कुछ नहीं, बस डालियां, बेल जो पेड़ों पे चढ़ रही हैं वो दिखाई देंगी। एंड देयर आर सो मेनी श्रब्स विच आर बीनीथ द ट्रीज विच यू कैन सी। सो व्हाई दे हैव बीन डेवलप्ड, और क्या कहीं पे ऐसा है कि सिर्फ श्रब्स हैं, कहीं पे ये बड़े ट्रीज नहीं है। वी विल ऑल्सो सी देयर आर सो मेनी एरियाज जहां पे सिर्फ आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे, यू विल ओनली सी द ग्रासलैंड्स, और सिर्फ ग्रासेस मिलेंगी। वी विल सी द एरियाज वेयर देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ इकोलॉजी और बायोजोग्राफी, ठीक, कहीं जहां पे कुछ भी नहीं है। देन वी विल टॉक अबाउट द जू ज्योग्राफी, जहां पे हम स्पेशल पैटर्न देखेंगे कि कहां पे कोई पर्टिकुलर एनिमल अवेलेबल है एंड व्हाई इट इज नॉट अवेलेबल एट अदर प्लेसेस। लाइक डॉल्फिन्स की बात करें तो डॉल्फिन्स इंडिया में आपको सिर्फ गंजेस रिवर डॉल्फिन या फिर 1-2 टाइप की इरावदी डॉल्फिन आपको मिल जाएगी, बट यही जो डॉल्फिन है वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, और पूरी दुनिया में जो डॉल्फिन्स हैं वो आपको इंडिया में नहीं मिलेंगी। ऐसे ही इंडिया में आपको एलिफेंट्स दिख जाएंगे, ठीक है, बट एलिफेंट आपको बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारी जगहों पे नहीं दिखेंगे। जैसे आपको अफ्रीका के ऊपर वाले रीजन से यहाँ पे आपको एलिफेंट्स नहीं दिखाई देंगे। इंडिया इज द ओनली कंट्री इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे आपको कैट्स की ऑलमोस्ट सभी स्पीशीज मिल जाती है। लॉयंस आपको मिल जाएंगे, टाइगर्स आपको मिल जाएंगे, अब तो चीता भी आ गए हैं। तो चीता पहले भी मिलते हैं इंडिया में, बट अब और आपको दिखाई दे रहे, दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया है। तो वी विल टॉक अबाउट द फौना एंड देयर हैबिटेट्स। फौना मीन्स द एनिमल एंड फ्लोरा मीन्स द प्लांट। तो जू ज्योग्राफी में वी विल टॉक अबाउट द फौना, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसमें हम एनवायरमेंटल से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। हाउ ह्यूमंस हैव इंपैक्टेड द एनवायरमेंट, हाउ द बैड डिसीजंस बाय ह्यूमंस हैव इंपैक्टेड द एनवायरमेंट।
देन वी विल टॉक अबाउट द रीजनल स्टडीज एरियाज, जो रीजनल आपकी स्टडीज, अब देखो ये यहां पे आ जाता है बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या, स्पेशल अप्रोच, ठीक है। नाउ दिस रीजनल अप्रोच हैज बीन डेवलप्ड बाय कार्ल रिटर, ठीक है, ये कार्ल रिटर के द्वारा डेवलप किया गया था एंड ही वाज द पर्सन हु वाज कंटेम्परेरी टू वॉन हम्बोल्ट। ये दोनों ही एक ही साथ के लोग थे। वॉन हम्बोल्ट बस 10 साल पहले पैदा हो गए थे, कार्ल रिटर उनसे 10 साल बाद पैदा हुए थे। 1769 में आई थिंक का टाइम पीरियड है ये। तो उस टाइम की बात करें हम यहाँ पे, रीजनल प्लानिंग की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो कार्ल रिटर क्या कहते हैं, इफ यू वांट टू स्टडी द ज्योग्राफी, स्टडी इट फ्रॉम बॉटम टू अप, ठीक है। तो ये बोलते हैं पहले आप पढ़ो एक पर्टिकुलर लोकेशन को, जैसे मान लीजिए आप रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो फर्स्ट यू विल स्टडी द माउंटेन्स, यू विल स्टडी द रिवर्स, यू विल स्टडी द क्लाइमेट, यू विल स्टडी द टेम्परेचर, जो भी वहां पे आपकी जितनी भी चीजें हैं उनको आप पहले स्टडी करो। देन सी कि हाउ इट इज इंपैक्टिंग द लाइफ ऑफ पीपल, हाउ इट इज इंपैक्टिंग द ज्योग्राफी। अगेन अगर आप बात करते हैं राजस्थान की, तो यू विल स्टडी द लैंडफॉर्म्स देयर, ठीक है, यू विल स्टडी द फॉरेस्ट, वहां पे वेदर देयर इज अ फॉरेस्ट और नॉट, वहां पे कितना ड्राई लैंड है, वहां पे आप प्रेसिपिटेशन देखेंगे कि वहां पे रेनफॉल कितनी हो रही है। यू विल सी द टेम्परेचर, वहां पे साल में कितने टाइम पे क्या टेम्परेचर रहता है, तो हम ये सब चीजें देखेंगे। एंड देन वी विल डेवलप अ क्राइटेरिया, ठीक है। अब यही क्राइटेरिया और इस क्राइटेरिया को जो हम धीरे 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 करके ब्लॉक्स में जोड़ते जाएंगे, देन इट विल फॉर्म अ वेरी बिग मैप, और तब आप उस बिग मैप पे कोई कंक्लूजन दो। तो ये बोलते हैं रीजनल अप्रोच में वी विल स्टार्ट फ्रॉम मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो रीजनल स्टडीज, ठीक है। रीजनल प्लानिंग हम करेंगे, क्योंकि देखो जो आपकी प्लानिंग है हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की, वो टोटली डिफरेंट होगी प्लानिंग फ्रॉम द राजस्थान। राजस्थान में आपको पानी के बारे में सोचना पड़ेगा, पर यहां पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पानी को कंट्रोल कैसे किया जाए उसके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर आपको पेड़ उगाने के लिए सोचना पड़ेगा, यहां पे आपको यह सोचना पड़ेगा कि हम कैसे डेवलपमेंट के लिए पेड़ काटें और कौन सा पेड़ काटें। तो वो सब चीजें हैं जो आपको यहां पे देखनी पड़ेगी। रीजनल डेवलपमेंट वी विल टॉक अबाउट दिस, रीजनल एनालिसिस, ऑल वी विल डू दिस इन ओवर द कमिंग क्लासेस। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी ये मैंने आपको बता दिया है, रीजनल स्टडीज है मैक्रो, मीजो, माइक्रो लेवल पे। रीजनल डेवलपमेंट, हाउ विल डू द रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस। और रीजनल एनालिसिस तभी हो सकता है व्हेन यू नो द लोकेशन, ओके। जब तक आप किसी लोकेशन को नहीं जान पाओगे, जब तक आप जानोगे नहीं वहां पे जरूरत क्या है, तब तक यू कैन नॉट डू द रीजनल एनालिसिस। ऐसे ही हम रीजनल प्लानिंग की बात करेंगे, वी विल डू द रीजनल प्लानिंग, फर्स्ट वी विल डू रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, रीजनल प्लानिंग, कंट्री एंड रूरल प्लानिंग, टाउन्स एंड अर्बन प्लानिंग, वी विल सी दैट। देन फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, क्या है फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस, उसके बारे में हम जानेंगे कि लिथोस्फेयर की स्टडी करेंगे। लिथोस्फेयर क्या है, लिथ का मतलब क्या होता है, लिथ मीन्स स्टोन्स, लिथ का मतलब क्या होता है, लिथ इज इक्वल्स टू स्टोन, ठीक है। तो लिथोस्फेयर क्या हो गया, जो पोर्शन ऑफ अर्थ विच हैज बीन मेड अप ऑफ सॉलिड इज नोन एज लिथोस्फेयर। तो पूरी ही अर्थ आपकी सॉलिड की बनी है, इसमें हम वाटर एस्पेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें हम एयर एस्पेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सॉलिड एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ। सो दिस इज द importance of physical geography, why we need to study. There is a lot of things in this chapter. Okay, so we will wind this up very quickly. Okay, so we will talk about physical geography, then we will talk about the atmosphere, कि how the atmosphere has been structured, उसके क्या क्या कंट्रोल होते हैं over the weather, ठीक है, temperature, pressure, wind, precipitation, climate type, how these things are impacting the atmosphere. We will talk about the hydrosphere as well. I have already talked about this in our earlier slide, so we will talk about hydrosphere, ठीक है, कैसे आपका पानी जो है water is available over the earth in the form of liquid, vapor, ice. We will see the ice sheet, we have seen the example of Greenland. Okay, then we will see the physical importance and physical geography and its importance in terms of biosphere. So these are the things, like if you see, this is a very beautiful picture, ठीक है। सो यहाँ पे क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट में, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योग्राफी के साथ कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स सस्टेन कर रहे हैं,
ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें इन द ICR regions where the polar regions or you can say the areas where the ice is prominent, तो यहाँ पे आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे polar bears, penguins. ऐसे ही in desert you can see in India, in deserts you can see the camels, foxes. In various grassland you can see bison, you can see the one horned rhinos. एंड ऐसे ही आपको डिफरेंट जो फॉरेस्ट है, डिफरेंट रीजन्स है, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स दिखाई देते हैं. ये आपके माउंटेनियस रीजन है. माउंटेनियस रीजन में आपको तार मिलेंगे, ठीक है, नीलगिरी तार बोलते हैं हम उन्हें, ठीक है, चीताज मिल जाएंगे, लेपर्ड्स मिल जाएंगे. फिर ऐसे ही आपको डिफरेंट रीजन में डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे. इक्वेटोरियल रीजन में आपको लायंस मिल जाएंगे, मंकी, एप्स, जिराफ, एलिफेंट, लायंस, इस टाइप की चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करना. And UPSC have repeatedly asked questions over this topic. Okay. So this is it about our first chapter. This is the introduction. So you don't have to remember anything from this chapter. You just got an idea what is going to be the whole process in our geography lectures. हम कैसे कैसे geography को approach करेंगे and how we will solve all the things in this manner only. ठीक है, we will study all the things in this manner only. एंड वी विल, ठीक है, पूरा अच्छे से मैं ये पूरी कोशिश करूंगा. माई फर्स्ट एम इज टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी एंड कंप्लीट सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी थ्रू दिस जो आपके ज्योग्राफी एनसीईआरटी लेक्चर्स हैं उनके थ्रू ही. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ऑरिजिन ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स, उसके बारे में हम जानेंगे. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.